आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू होने जा रहा है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इसमें हम लोग को केवल अध्ययन करना है आय के बारे में, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, राष्ट्रीय आय हो, ठीक। तो जितने तरह की भी इनकम हो सकते हैं या जितने स्रोतों से इनकम हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो राज्य एवं राष्ट्र की आय कहने का अर्थ हुआ कि राज्य के आधार पर अगर बात किया जाए तो राज्य में कौन राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, उस राज्य में किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, या फिर किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, या फिर भारत में 29 राज्य का बात किया जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो उस आधार पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, या फिर जिला की ही केवल बात कर लिया जाए तो उसमें किसका है। तो वही हम आज देखेंगे। तो आज हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है जो 2 नंबर बोर्ड की एग्जाम में हमेशा आते हैं। आय क्या है, आय क्या है। तो आय प्राप्त करने के 2 साधन थे। पहले एक वस्तु के रूप में काम करने के बाद हम लोग को आय मिलता था, और एक मुद्रा के रूप में। अभी भी हम लोग को आय कितने स्रोतों से मिलती है, एक वस्तु के रूप में और एक मुद्रा के रूप में। तो आय हमें किस आधार पर मिलती है, जब हम कोई काम करते हैं, ठीक। कोई ऐसे तो फालतू में हमें पैसा नहीं देते रहेगा, ठीक। तो अपना इनकम प्राप्त करने के कौन कौन से साधन है, तो बहुत सारे साधन हो सकते हैं। या आप शारीरिक कार्य करके, मानसिक कार्य करके, ठीक, या तकनीकी कार्य करके, वही मानसिक या तकनीकी एक ही हुआ। तो इन सभी तरह के कार्यों को करके हम लोग आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आय किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता हो, शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता हो, और उसके बदले उसे मेहनताना या मजदूरी मिलती हो, ठीक। वो मजदूरी वस्तु के रूप में भी हो सकती है या फिर मुद्रा के रूप में भी हो सकती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, तो इस कार्य के बदले जो उसे मजदूरी मिलेगी, इस कार्य के बदले उसे मजदूरी मिलेगी। उसे आय कहते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा, बोर्ड की एग्जाम में दे देता है आय क्या है, या इससे आय से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता हो, यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करता हो, तो उस कार्य के बदले उसे मजदूरी मिलती है। और जो मजदूरी होगी 2 आधारों पर मिलती है, एक वस्तु के रूप में मिलती है मजदूरी, और दूसरा मुद्रा के रूप में मिलती है मजदूरी। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उस समय वस्तु के रूप में ही हम लोग को मिलती थी, वस्तु के रूप में ही मजदूरी हम लोग को मिलती थी। लेकिन जब से मुद्रा का विकास हुआ है उस समय से मुद्रा अधिक प्रचलन में आया है। जब से मुद्रा प्रचलन में आया है तो आय के रूप में हम लोग को ज्यादातर मुद्रा ही मिलती है। बाई चांस अभी देखा जाए तो कहीं कहीं वस्तु भी मिल जाती है, जैसे खेतों में कार्य करने वाले मजदूर, उनको मुद्रा भी मिलती है, और थोड़ा बहुत वस्तु के रूप में या अनाज चावल के रूप में भी मजदूरी उनको मिलती है, ठीक है। तो आय हम किसको कहते हैं कि वो उसमें शारीरिक रूप से कार्य होगा या मानसिक रूप से। अब देखिए शारीरिक रूप मानसिक रूप से किस तरह के कार्य होंगे, या तकनीकी रूप से। तो गवर्नमेंट जॉब में करने वाले जो सिस्टम पे बैठते हैं, मान लिया जाए सिस्टम पे बैठने वाले लोग, ठीक।
तो उन तरह के कार्य क्या होंगे, मानसिक कार्य होंगे, तो उनको भी सरकार मजदूरी देती है। ठीक, तो आय हम लोग को क्लियर हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय की क्या है। प्रति व्यक्ति आय, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय कहने का अर्थ हुआ कि आय की जो बात हो रही है, आय की बात हो रही है, इस आय में बात हो रही थी कि मजदूरों, लेबरों की, यानी कि आम जनता लोगों की। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो क्या होगा कि कुल वस्तुओं और सेवाओं का, मतलब कुल वस्तु का उत्पादन। ठीक, एक वर्ष में कुल वस्तु का उत्पादन, किसी भी देश में एक वर्ष में कुल वस्तु का उत्पादन क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में अगर कोई देश जितना वस्तु का उत्पादन कर रहा हो, या फिर वो खेती के द्वारा हो, या फिर कोई कारखाना के द्वारा उत्पादन कर रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा हो, व्यक्ति वो भी अगर उत्पादन कर रहा हो, तो उन सभी को मिला दिया जाए तो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है उन सभी को। राष्ट्रीय आय में कहने का अर्थ हुआ देश की जनता जितना भी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है या आय के साधन है उनके पास, उन सभी के आय को जोड़ के इकट्ठा कर लिया जाए तो वह कहलाता है राष्ट्रीय आय। तो हम राष्ट्रीय आय देखेंगे, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो आय का स्क्रीनशॉट ले लें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं या राष्ट्रीय आय क्या है। तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो किसी भी देशवासियों के द्वारा भी अगर विदेश में पूंजी निवेश की गई हो, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस विदेशों में किया हुआ है, तो वो भी आय देश की ही आय में, यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगी। ठीक, कोई व्यक्ति अगर अपना पूंजी निवेश किया हो कहीं दूसरे देशों में, तो उसको जो आय प्राप्त होगा वह भी राष्ट्रीय आय में शामिल हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देंगे, किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य को, अर्थात किसी भी देशवासियों के द्वारा विदेश में निवेश की गई पूंजी भी शामिल हो जाएगी। किसी देशवासियों के द्वारा विदेश में निवेश की गई पूंजी ही राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाती है। देखिए क्या कर रहा है, किसी देश में एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में ही तब राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो एक वर्ष में उत्पादित की गई कुल वस्तुओं, मतलब कि एक वर्ष में पूरे देश में, यानी अगर भारत देश की बात की जाए तो जितना भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या आय के साधन से आय जुट रहा है और उससे जो सेवा हम लोग को मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय और किसको कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय आय में और क्या शामिल किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपना कंपनी या अपना बिजनेस विदेशों में डाला हुआ है,
ठीक, यानी वो विदेशों में भी काम कर रहा है, तो उसका जो आय होगा या किसी भी स्रोत से हो, आय उनका किसी भी स्रोत से हो, वो राष्ट्रीय आय में वो भी शामिल हो जाएगा। ठीक, तो वही था मेरा आंसर राष्ट्रीय आय का। और राष्ट्रीय आय के गणना के 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों के आधार पे किया जाता है। पहला, उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दूसरा, आय के आधार पर, और तीसरा, व्यय के आधार पर। तीन विधियां हैं राष्ट्रीय आय की गणना की। 3 विधियां हैं। पहला उत्पादन, दूसरा आय, तीसरा व्यय। पहला उत्पादन, दूसरा आय और तीसरा व्यय। अगर यहाँ पे देखा जाए 3 वर्ड आ रहा है, उत्पादन, आय, व्यय, ये सभी विधियां हैं राष्ट्रीय आय की गणना की। तो उत्पादन हम तो यहाँ बताएं कि किसी भी देश में एक वर्ष में जितना वस्तुओं का उत्पादन हो, या फिर वो कारखाना में उसका उत्पादन हो, या खेती कार्य करके उसका उत्पादन हो, तो उन सभी से जो आय प्राप्त होगा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक, या फिर व्यक्ति उत्पादन की गई वस्तु या फिर किसी भी तरह के कार्य करके उसको जो आय प्राप्त होता है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगा। तो आय के आधार पर भी राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु को खरीदने में अपना पैसा खर्च कर दिया हो, ठीक, तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। क्यों करेंगे शामिल? आखिर कोई खर्च करेगा तो कोई तो उसका इनकम सोर्स होगा, अगला व्यक्ति का इनकम सोर्स होगा। जब एक खर्च करेगा तो एक को तो वो इनकम प्राप्त होगा, तो उसी के आधार पर लगभग विपरीत ही समझो इसका। तो आय का विपरीत व्यय ही है। तो ये भी राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां कौन कौन हो गए? उत्पादन, आय, व्यय। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये पूछता है राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। तो उत्पादन, आय और व्यय। अब राष्ट्रीय आय में ढेर सारा आता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इस तरह से करके क्वेश्चन आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, वो भी हम बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो प्रति व्यक्ति आय हुआ क्या? प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का इनकम पूछ रहा है, एक व्यक्ति का इनकम पूछ रहा है एवरेज के रूप में। तो प्रति व्यक्ति आय एक औसत मान है। हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे? प्रति व्यक्ति आय एक औसत मान है। प्रति व्यक्ति आय एक क्या है? एक तरह के औसत मान है, जिसमें होता क्या है औसत मान में कि देश की कुल राष्ट्रीय आय से, देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दे, और उसके बाद जो भागफल प्राप्त होता है वही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। जैसे देखा जाए तो हमारे पास साल भर में आया 200 रुपया इनकम, ठीक, 200 रुपया, और कुल इनकम 200 जो आया 20 आदमियों को मिलाकर आया, 20 आदमियों को मिलाकर आया, और इससे भागा दिया जाए तो 10। तो ये हुआ भागफल जो आया। एक व्यक्ति का इनकम आया, एक साल में वो 10 रुपया इनकम उसका है,
एक साल में उसका 10 रुपया इनकम है, तो ये जो आया एक व्यक्ति का इनकम ही यही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। और यह एक तरह का कैसा वैल्यू है, तो औसत मान है कि कुल वस्तुओं के उत्पादन में जो आय आया यानी राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या से भाग दिए, और उसके बाद जो भागफल आया वो कहलाया राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का डिफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय एक तरह का औसत मान है। इसमें होता क्या है कि देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें, और जो भागफल के बाद जो भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अर्थात राष्ट्रीय आय में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, PCI, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का अर्थ हुआ प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, PCI फुल फॉर्म पूछता है कि PCI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो प्रति व्यक्ति आय, और PCI का फॉर्मूला क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अब राष्ट्रीय आय का फुल फॉर्म क्या होता है, NI, NI यानी नेशनल इनकम। NI का मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, फिर किसका कितना इनकम है, वो सब पॉइंट हम देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय के सेंस में 4-5 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन आती है। देखिए, भारत के अगर सभी राज्यों की बात किया जाए, अगर भारत के सभी राज्यों की बात किया जाए तो उसमें प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे अधिक गोवा राज्य का है। ठीक, अगर उसमें भी अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाए, अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लें, अगर उस आधार पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक चंडीगढ़ का है। और सबसे कम अगर राज्यों में बात किया जाए, सबसे कम तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है कम। ठीक, तो 2006-07 के अनुसार, 6-8 के अनुसार उस समय की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय था लगभग 70 से 71 हजार रुपया, लगभग 70 हजार रुपया
प्रति व्यक्ति आया था 70,300 रुपया। चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आया था 70,361 रुपया। और राज्यों में ही केवल बात की जाए, केवल राज्य में गोवा राज्य का सबसे अधिक था और सबसे कम बिहार का, और दूसरा नंबर पे आता था दिल्ली। सेकंड नंबर पे आता था दिल्ली और पहले नंबर पे आता था गोवा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का था। अगर बिहार में बात किया तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला में था, तो पटना जिला में। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस जिला में था, पटना जिला में, और सबसे कम शिवहर जिला में। सबसे कम किस जिला का प्रति व्यक्ति आया था, शिवहर जिला का। और गोवा का प्रति व्यक्ति आया था 54,850 और दिल्ली का था 50,500 के आसपास, 564 के आसपास देता है। दिल्ली का प्रति व्यक्ति आया 50,565, 64 नहीं 50,565। और बिहार का सबसे कम था 6400 के आसपास। बिहार का प्रति व्यक्ति आया था 6400 के आसपास, दिल्ली का 50,565 या 50,500 ही बोल सकते हैं लगभग में, और गोवा का 54,850 रुपया प्रति व्यक्ति आया था। ठीक, और प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। पीसीआई राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा, यानी राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा प्रति व्यक्ति आय उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट शॉर्ट्स में है, नोट कर लेना कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5 6 से 7 पॉइंट है जो एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग उत्पादन के साधन पे सकल घरेलू उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी, एनएनपी, ये सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। अब हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी होता है किसी भी देश में निश्चित समय में निश्चित सीमा के अंतर्गत, निश्चित समय में निश्चित सीमा के अंतर्गत, यह भी एक तरह से राष्ट्रीय आय के रूप में ही काम कर रहा है। तो ये राष्ट्रीय आय के रूप में किस तरह से काम कर रहा है, तो निश्चित समय में निश्चित सीमा के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में निश्चित समय में निश्चित सीमा के अंतर्गत जितने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग कहते हैं जीडीपी। कहते हैं, क्या कहते हैं, जीडीपी।
जीडीपी कह रहा है किसी देश में एक निश्चित समय में और निश्चित सीमा के अंतर्गत और निश्चित समय में जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहेंगे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ से फुल फॉर्म भी आता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीएनपी क्या है। तो मिटा रहे हैं जीएनपी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे जीएनपी क्या है। सारे चीज लिखते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है जीएनपी। इसी को बोलते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसी को बोलते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या देगा आपको, ये झाग देगा, कहेगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, या फिर बोलेगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। वहां पे हम लोग देखे थे क्या कि सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे पूछ सकता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों में डिफरेंट है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जो हम बताते हैं, किसी देश में एक साल में जितने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, किसी देश में एक साल में जितने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे और क्या आ जाता है कि अगर कोई यहाँ का आदमी विदेश में काम कर रहा हो तो वो जीएनपी में ऐड होगा, और कोई विदेश का आदमी भारत में आके काम कर रहा हो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि घटेगा। यानी कि हम अगर यहाँ से विदेश में जाकर काम करें तो वो जीएनपी में शामिल होगा, जो मेरा आय इनकम होगा वो जीएनपी में शामिल होगा। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो आकलन होता है 1 वर्षों पर होता है। सकल राष्ट्रीय आय का उत्पादन आकलन कितने वर्षों पर होता है, 1 वर्षों पर। तो जीडीपी और जीएनपी में यही अंतर है कि वो निश्चित समय में वो अपना आंकड़ा या तो 6 महीने का तैयार करें या फिर 2 वर्षों का तैयार करें, किसी आधार पे कर सकती है। लेकिन जीएनपी का एक फिक्स है कि वो 1 वर्ष पे करेगी। और वो भी उसमें क्या कंडीशन है, अगर यहाँ का कोई व्यक्ति अगर विदेश में जाकर काम कर रहा है तो वो जीएनपी में शामिल होगा, और अगर वहाँ का व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति भारत में आके काम कर रहा है तो वह जीएनपी में से घट जाएगा। ठीक, मतलब कि जो जुटे घटेगा और राष्ट्रीय आय में जुटे घटेगा। अगर राष्ट्रीय आय हम लोग का है और उसमें ऐड हो रहा है विदेश का कोई आदमी यहाँ काम कर रहा है, वो भी ऐड नहीं होगा, उसको घटा दिया जाएगा, तो वही कहलाता जीएनपी। यहाँ पे क्या करा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश का, ठीक, तो अगर विदेश का आदमी यहाँ काम करेगा तो उसका पैसा जुटेगा, नहीं जुटेगा। ठीक,
जैसे हम यहाँ से विदेश में काम कर रहे हैं 150 कमा रहे हैं, और वहां का कोई व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है वो 170 रुपये कमा रहा है, ठीक, 170 कमा रहा है। तो होगा क्या कि 20 रुपया नेशनल इनकम में से घट जाएगा, नेशनल इनकम में से 20 रुपया घट जाएगा। क्यों? 150 तो पहले कट जाएगा, क्योंकि हम भी 150 वहाँ कमा रहे हैं, वो भी 150 कमा रहा है, और 20 हमसे ज़्यादा कमा रहा है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 20 ज़्यादा यहाँ पे है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से राष्ट्रीय उत्पादन में से 20 घट जाएगा, और घटने के बाद जो बचेगा वही कहलाएगा राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या कहता है कि एक वर्ष में किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं के जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, और या फिर उन वस्तुओं का यूज हम लोग कर रहे हैं, यानी सेवाओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन या सकल राष्ट्रीय उत्पादन बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है जीएनपी, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा यानी विस्तृत रूप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें एक चीज छूट गया, और देशवासियों के द्वारा विदेश में कमाए गए पूंजी को जोड़ा जाता है। पूंजी को शामिल किया जाता है और विदेशियों के द्वारा अपने देश में कमाई गई पूंजी को घटाया जाता है, और विदेशियों के द्वारा कमाई गई पूंजी को घटाया जाता है, ठीक। तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन या कुल सकल राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है, यहाँ का कोई व्यक्ति अगर विदेशों में काम कर रहा है तो वो जुट जाएगा, और विदेश का आदमी यहाँ काम कर रहा है तो वो पैसा घट जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है, उसी को कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे एनएनपी। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या करता है? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से कुछ पैसा हम खर्च कर दिए, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से कुछ पैसा हम खर्च कर दिए किसी चीज पर, तो उसके बाद जो पैसा बचता है वह कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक। यानी कि जीएनपी में से हम लोग कुछ घटा दिए, कह सकते इसका कम फॉर्मूला हो सकता है, जीएनपी में से कुछ इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद जो बचता है एनएनपी बचता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे? किसी भी देश में
कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से कुछ खर्च करते हैं और उन खर्च के बाद जो पैसा बचता है वो कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। किसी भी देश में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से कुछ खर्च हो जाता है, कुछ खर्च हो जाता है, तो ठीक कुछ खर्च हो जाता है तो उन खर्च को घटा देते हैं। तो उन खर्च को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कुछ पैसा खर्च हो गया, ठीक कुछ पैसा खर्च हो गया, तो उसके बाद जो बचा वही कहलाता हम लोग का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म NNP, शॉर्ट फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। एक दो फुल फॉर्म और देख लेते हैं, CSO ये सब वगैरह है क्या, कलम बताएंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यहाँ तक नोट करेंगे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण समिति, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और उसके बाद एक आता है EDI,
इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट